वेलकम ऑल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंजविन की थ्योरी जो थी पैरामैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है। सो उससे पहले आपको थोड़ा मैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बता देता हूँ। पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है। सो बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म आपका दिखता है उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स और आयंस में जिनमें कि एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट तो होता है, लेकिन होता क्या है, जो अब जब मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रेजेंट नहीं होता तो वो सब रैंडमली अलाइन होता है। ठीक है। रैंडमली ओरिएंटेड होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से आपको कोई नेट मैग्नेटाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मूवमेंट जो होता है अपने को ओरिएंट कर देते हैं फील्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो उसकी वजह से आपको एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाता है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अब इससे कंट्रीब्यूशन कहाँ से होता है। जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो आता है वो आता है किन किन चीज़ों की वजह से। तो कंट्रीब्यूशन, इसमें किसी चीज़ के कंट्रीब्यूशन होते हैं वो हम देखते हैं। देखो, एक तो स्पिन या इंट्रिंसिक मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन या इंट्रिंसिक मूवमेंट हो जाएगा। सेकेंडली, ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, जो अपने ऑर्बिट के अराउंड मोशन करते हैं। ठीक है। दो कंट्रीब्यूशन। थर्ड होगा न्यूक्लियर स्पिन्स का कंसिडरेशन। अब आपने सेल मॉडल पढ़ा होगा ना, तो उसमें हम न्यूक्लियॉन्स के लिए भी एक सारे स्ट्रक्चर अज्यूम करते हैं। और उसमें तो उस केस में उनका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी इसमें कंसीडर होगा। और तीसरा चलो, ये तो इसका हो गया रीज़न कि कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है पैरामैग्नेटिज्म के लिए। इसके अलावा ये ऑब्जर्व किन किन चीज़ों में होता है वो हम देखेंगे। तो पैरामैग्नेटिक्स ऑब्जर्व किन किन चीज़ों में होता है। सबसे पहले तो मेटल्स में देखने को मिलता है हमें। ठीक है। और इसके अलावा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिनके पास के ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी मिलता है देखने को। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे फ्री सोडियम एटम होता है आपके पास। और इसके अलावा गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आपके पास। गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें सॉरी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें भी हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑक्सीजन में आपको पता होगा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ फ्री एटम्स और आयंस होते हैं जिनके कि इनर शेल होते हैं पार्शियली फिल्ड होते हैं, जैसे कि आप रेयर अर्थ एलिमेंट या एक्टिनाइड एलिमेंट्स, आयंस, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है। तो उनमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर आज के। इसका नाम है बेंजामिन्स क्लासिकल थ्योरी। बेंजामिन्स क्लासिकल theory. So that was the main topic of for us for today. Fine. So let's start. Oh my god. Wait a moment. So let's start. Fine. तो लैंजविन ने क्या किया था, जैसे हम डायमैग्नेटिज्म में हमने लैंजविन की एक थ्योरी पढ़ी थी, ऐसे आज पैरामैग्नेटिज्म के लिए भी एक क्लासिकल थ्योरी हमारे पास। ठीक है। तो लैंजविन ने क्या किया था, एक पैरामैग्नेटिक गैस अज्यूम करी, एन एटम्स जो पर यूनिट वॉल्यूम में कंटेन करती है अपने। ठीक है। और सबका मैग्नेटिक मोमेंट, जितने भी एन एटम्स है उनमें से सबका हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिया, मैग्नेटिक मोमेंट लिया हर एक एटम का म्यू और एन एटम्स। ठीक है। एक ऐसा सी अज्यूम करी। अब होता क्या है, जो दो और एक और चीज़ उसने इसमें अज्यूम करी इसके साथ में कि ये जो एन एटम होंगे इनके बीच का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा नेग्लिजिबल होगा। ठीक है। तो इनका हम एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट को कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं। ठीक है। बिना इफेक्ट को कंसीडर के हम कर रहे हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी क्या होगा। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इंडक्शन, ये जो डायपोल्स होंगे ये एक दूसरे को ओरिएंट करने का ट्राई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ऐसा क्यों करेंगे ये, क्योंकि देखो जब ये अपने आपको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो उससे इनकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमाइज होगी ना। अगर फील्ड को अपोज करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा होगी, लेकिन जब जितना ज़्यादा अलाइन करेंगे उसकी ओर तो इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। मतलब मिनिमाइज तो हो जाएगी, ऐसे तो वो पूरा अपने को उसकी ओर अलाइन कर देते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, दिक्कत ये आती है कि देयर आर ऑल्सो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट। ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इवन आप रूम टेम्परेचर पर देखते हैं तो थर्मल एनर्जी इज
ऑल्सो प्रेजेंट दिया है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से थोड़ा बहुत तो केओस रहेगा उसके अंदर। तो थर्मल एनर्जी ऐसे जो ये इस टाइप का अलाइनमेंट होने का ट्राई करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, अब वो पूरा तो 0 डिग्री पे नहीं आ पाते, पूरा फील्ड डायरेक्शन में नहीं आते, बजाय उसके वो एक एंगल थीटा फील्ड डायरेक्शन के साथ बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को डायग्रामेटिकली आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसा दिखाऊंगा। सपोज ये आपने फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में, ठीक। तो आपका अब आपका म्यू चाहता क्या था बेसिकली, वो तो फील्ड की डायरेक्शन की ओर ही अलाइन हो जाता, अपनी इंटरेक्शन एनर्जी जीरो करने के लिए वो तो सीधे इधर को अलाइन हो जाता ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या इसकी जगह पे, वो एक थीटा एंगल पे अलाइन हो गया। क्यों? क्योंकि थर्मल एजिटेशन भी थे। थर्मल एजिटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक ट्रेड ऑफ चल रहा था, ठीक है। तो लास्ट में डिसाइड क्या हुआ कि थीटा पे रह जाए, ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज योर थीटा एंगल, then the component, this is your mu. Let me use the straight line, ठीक है। तो ये आपका b था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो म्यू का कंपोनेंट क्या होगा, म्यू का कंपोनेंट क्या होगा इस बी डायरेक्शन के अलोंग। म्यू का कंपोनेंट आप देख सकते हैं जैसे कि ये होगा म्यू का कंपोनेंट फील्ड डायरेक्शन के अलोंग, दैट इज म्यू कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपल वेक्टर कैलकुलस है, फाइन। और एक काम करो, एक रेंज लेके चलो यहाँ पे, कि हम आगे हमको प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा कि उस रेंज में कितने हैं बेसिकली। सो ये थीटा एंगल है आपका, एक और एंगल ले लो डी थीटा, ये डी थीटा एंगल, ठीक है। ओके, सिमिलरली अदर डायरेक्शन स्टेप से बनेगा, अदर डायरेक्शन में भी आप देख सकते हैं एक म्यू बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस इज द डायग्राम फॉर मैग्नेटिक डायपोल with moments mu oriented at an angle theta to applied magnetic field, applied magnetic field, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान में रखना, आगे जो भी हम डेरिवेशन करेंगे उसके पीछे, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थी, और म्यू चाहता था कि वो अपनी म्यू जो था ये चाहता था कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर दे। बेसिकली एनर्जी मिनिमाइज तो ऐसे होती है जब ये पैरेलल टू द फील्ड होता है, लेकिन हुआ क्या, देयर वर आल्सो थर्मल एजिटेशन प्रेजेंट, तो वो उसको होने नहीं देंगे, वो थोड़ा इसको डिस्टर्ब करेंगे, देयर वर chaos विल बी क्रिएटेड, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कैसे दी जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल दी जाती है नेगेटिव म्यू डॉट बी से, ठीक है। दोनों वेक्टर आपको पता है, और ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करके, माइनस ऑफ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो म्यू और बी का माइनस ऑफ म्यू बी, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब माइनस ऑफ म्यू बी कॉस ऑफ थीटा, और यू कैन से सिंपली माइनस म्यू बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि मैक्सवेल मैक्सवेल लॉ पता है ना, स्टैटिस्टिक्स में जो यूज़ करते थे हम, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ हम करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स होगा इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। बोल्ट्जमैन फैक्टर आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत जगह, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शनल होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, या आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ई, ये है ना माइनस ई आपका, सिमिलरली एनर्जी तो यहाँ पे यही है, तो मैं ई से दिखा दूँ तो यही एनर्जी यहाँ पे, तो माइनस ऑफ ई की वैल्यू रखेंगे तो माइनस अंडर भी आ जाएगा, दो माइनस हो जाएंगे हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई
kt, और you can write this as e to the power mu b cos of theta डिवाइडेड बाय kt, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया एट द एंड। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से आपको एक और रिजल्ट आपके पास होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल टू मेक एन एंगल बिटवीन थीटा एंड डी थीटा, जहाँ पे हम यहाँ जूम कर रहे थे ना, मैंने एक रेंज आपको बताई थी कि ये थीटा एंड डी थीटा रेंज के बीच ये एंगल था आपका थीटा, और सेकंड एंगल आपका था डी थीटा। तो इस रेंज में, यानी कि ये एंगल बिटवीन थीटा एंड डी थीटा जो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इसका कैसे दिया जाएगा? तो वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, देखो इस रेंज में जो तय करेगी वो डिपेंड करेगी इस होलो, देखो यहाँ पर दो होलो कोन आप इमेजिन कर सकते हैं। एक तो ये हुआ इसका कि सेमी एंगल थीटा है, ठीक है, और एक दूसरा कोन इसके साथ में आप अज्यूम कर सकते हैं इसका कि सेमी एंगल ये रहा आपका, ठीक है, थीटा प्लस डी थीटा। समझ रहे हो ना, ये दो कोन है और इनके बीच का जो प्लेस है, अगर आप इस एंगल को देखें तो कितना एंगल बना रहा है, डी ओमेगा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं जरा सही से ड्रॉ करता हूँ, देखो ये है आपके पास, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट कोन जो आपको इनसाइड वाला कोन दिख रहा है उसका एंगल कितना था, थीटा था, तो ये कोन प्रिस्क्राइब हो रहा है। और सेकंड जो बाहर वाला कोन है, एक और कोन आपका प्रिस्क्राइब हो रहा है जिसका एंगल कितना है, सेमी एंगल थीटा प्लस डी ऑफ थीटा। और ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस डी ऑफ थीटा, ठीक है। और इनके बीच का जो ये है, ये रीजन, ये आपका क्या बनाएगा, ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल के, तो ऐसे ऐसे डायपोल्स की प्रोबेबिलिटी जो एंगल थीटा या थीटा थीटा जो मतलब डी थीटा रेंज में लाई करते हैं, जो इस डी थीटा रेंज में लाई करते हैं, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक डायपोल्स की प्रोबेबिलिटी आपको कैसे दी जाएगी, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल्स की प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इनका नंबर कैसे दिया जाएगा आपको, ठीक है, जो कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा के बीच लाई करते हैं, ठीक है। उनका नंबर जो होगा, ऐसे ऐसे डायपोल्स का जो नंबर होगा डी एन, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक तो बोल्ट्जमैन फैक्टर के होगा ऑब्वियसली, e to the power mu b cos of theta डिवाइडेड बाय के बी टी इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अब एंगल भी प्ले में आ गया यहाँ पर, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, जो हमारे सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ये होता क्या है, बेसिकली डी ओमेगा होता है डी एस बाई आर स्क्वायर। डी एस आपको पता होगा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिया जाता है एस आर साइन थीटा डी थीटा आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये आर कैंसिल हो जाएंगे सारे, आपके पास बचेगा डी ओमेगा एस साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। ओके फाइन। लेकिन जब आप, अब आपको नंबर चाहिए तो ये बेसिकली अगर इसको इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिले, इंटीग्रेट नहीं करना, डी फाइव बेसिकली टू पाई हो जाएगा आपका। अगर आप पूरा एंगल लेंगे ना तो वो टू पाई हो जाएगा, दिस विल बी टू पाई साइन थीटा डी फाइव, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ इतना सरफेस का इतना पार्ट नहीं ले रहे, आप पूरा पार्ट ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा फाइव बनेगा, ये पूरा आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइव आपका टू पाई हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊँ, आपके पास क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा देते हैं हम, सपोज फॉर टाइम बिंग हम के ले लेते हैं, और आपके पास होगा ई टू द पावर म्यू बी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई के बी टी टाइम्स डी ओमेगा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, टू पाई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक हमें मिला, ठीक है। सो देखो अब ये ईच ऑफ जो कंपोनेंट है ना, इन सबके कंपोनेंट होंगे, सारे डायपोल्स के कंपोनेंट होंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस बी फील्ड।
जैसे थीटा एंगल वाले का कंपोनेंट कितना था, थीटा एंगल वाले का कंपोनेंट था म्यू कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली हर किसी का ईच ऑफ दिस डायपोल विल कंट्रीब्यूट। सो अब इतने सारे हैं, थीटा से डी थीटा रेंज में सारे हैं, तो वो क्या करेंगे, हर एक अपना कंट्रीब्यूशन देगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। लेकिन हमको निकालना कैसे पड़ेगा, एवरेज कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होगा। तो एवरेज कंपोनेंट आप जब निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का अलोंग द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, और उसको अगर आप क्या करेंगे, एड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन आपको कैसे मिलेगा, देखो एन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको और अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू का तो क्या ही एवरेज होगा, एवरेज होगा बेसिकली कॉस ऑफ थीटा का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैग्नेटाइजेशन देगी। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स द एवरेज कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन आपको देता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब एन को हम रख लेते हैं। अब एवरेज कैलकुलेट करना है बेसिकली कॉस ऑफ थीटा का। थीटा जहाँ पे जीरो से पाई रन करता है आपको पता है, तो जीरो से पाई, अब एवरेज निकालने तो कैसे निकालते हैं, म्यू कॉस थीटा इंटू डी एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई जीरो टू पाई डी एन, दैट्स द वे टू कैलकुलेट द एवरेज। ओके, अब म्यू को तो आप बाहर ले सकते हैं, एन टाइम्स म्यू आपने बाहर ले लिया, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा जीरो से पाई कॉस ऑफ म्यू, मैं थीटा लिखना भूल गया, कॉस थीटा इंटू डी एन था, टाइम्स कॉस ऑफ थीटा म्यू मैंने बाहर ले लिया है, डी एन की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू फॉर डी एन, डी एन की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, यू विल बी हैविंग ए टाइम्स e टू द पावर म्यू बी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय के बी टी टाइम्स 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to pi k into e to the power mu b cos of theta divided by k b t into 2 pi sin of theta। मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ अभी डेरिवेशन, ताकि आप लोग भी कैचअप कर पाए मेरे साथ। ठीक है, देखो k तो कांस्टेंट है, k कैंसिल हो सकता है, इसको इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं, 2 पाई कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास जो बच जाएगा वो क्या आएगा, तो आपके पास बचेगा n ऑफ n म्यू इंटीग्रेशन 0 to pi cos थीटा साइन थीटा को मैं आगे लिख रहा हूँ, साइन थीटा e टू द पावर म्यू बी cos of theta divided by kbt into d theta। ठीक है, this whole thing divided by integration 0 to pi sin theta e to the power mu b cos theta divided by kbt into d theta। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा। अब कुछ रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं कुछ। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये इंटीग्रल ऐसे देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू थोड़ा आसान लगेगा आपको और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। पहला सब्स्टिट्यूशन जो हम करते हैं, दिस ये जो म्यू बी बाई के बी टी दिख रहा है आपको, इस के बी टी म्यू बी बाई के बी टी को दिख रहा है जो, इस म्यू बी बाई के बी टी को हम क्या लिख देते हैं, इस म्यू बी बाई के बी टी को हम लिख देते हैं एक्स। फाइन, और इसके साथ में जो दूसरा हमारे पास ये कॉस थीटा बहुत आ रहा है, इस पर ऊपर भी दो देखो, एक बार यहाँ पे कॉस थीटा आया, एक बार यहाँ पर आया, तो इस कॉस थीटा को भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इस कॉस थीटा को हम अज्यूम कर लेते हैं वाई। ठीक है, कॉस थीटा को वाई अज्यूम करेंगे तो हमको डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा। सिंपल है ये तो, माइनस साइन थीटा डी थीटा आपको मिल जाएगा डी वाई के इक्वल। और लिमिट्स अगर हम देखना चाहें तो देखो, जब कॉस जीरो होगा तो वाई कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो अब ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। और जब कॉस हमारा पाई होगा तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, सो लिमिट जाएगी इसकी वन से लेके माइनस वन। ठीक है, तो यू विल हैव मैग्नेटाइजेशन एज, अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एम विल बी एन टाइम्स ऑफ म्यू
इंटीग्रेशन लिमिट क्या जा रही है, लिमिट जा रही है 1 से लेके -1, और cos थीटा की जगह हमने y सब्स्टिट्यूट कर दिया। और देखो ये था साइन थीटा डी थीटा था ना, साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई आ जाएगा। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, या बाहर नहीं लेता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा डी थीटा डी वाई हो जाएगा। और ई टू द पावर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर आपका हो जाएगा म्यू बी बाई के बी टी को हमने एक्स माना था और कॉस थीटा को वाई माना था, सो यानी कि ई टू द पावर एक्स वाई हो जाएगा ये। सिमिलरली डिवाइड में देखो आपके पास क्या आएगा, डिवाइड में आपके पास आएगा इंटीग्रेशन 1 टू -1 साइन थीटा डी थीटा की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई आ जाएगा, माइनस डी वाई आ जाएगा, और ई टू दी पावर एक्स वाई आ जाएगा। अब देखो ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ऊपर भी माइनस आया आपका, नीचे भी माइनस आया, तो ये दोनों हट गए। अब यहाँ तक हम काफ़ी करीब पहुँचे अपने डेरिवेशन के। देखो अब क्या हम कर सकते हैं, एन म्यू हमने बाहर लिया, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करने चले तो हमें क्या मिलेगा, तो वीडियो जो था काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मेरे को आगे और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो देखो क्या क्या करना है आपको, आइलेट रूल आपको पता होगा, तो यानी कि हम जो एक्सपोनेंशियल है उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इस चीज़ को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और इसको फर्स्ट फंक्शन। तो इसके बाद सिंपली मैंने प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन से किया है। देखो क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कर देंगे, ठीक है, तो दिस वाज सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, और उससे आपको ये चीज़ मिलेगी। और उसके बाद अल्टरनेटिव साइन आता है, देखिए जैसे फर्स्ट टर्म का साइन आपका प्लस था, तो अब इसका माइनस साइन आता है। फिर आप क्या करते हैं, इस फंक्शन का डी बाई डी इस फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरे पास आ गया 1 वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देते तो मेरे को ये मिला, ठीक है। और ये हमारे पास अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट थी। सिमिलरली हमने डिवाइड में किया, ई टू दी पावर एक्स वाई को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें ये मिला। फिर मैंने इनकी जगह पे लिमिट्स रख दी, ठीक है। फिर अगर मैं लिमिट रखूंगा तो ये मैंने किया अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, आप इस चीज़ को कर सकते हैं आराम से, ईजी इंटीग्रेशन है। और सिमिलरली डिवाइड में भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी, ठीक है। फिर मैंने माइनस से अंदर ये जो माइनस है, इससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस और ये टर्म प्लस हो जाएगा। देन अगेन मैंने एक्स, ये जो एक्स वाले दो टर्म है इनको साथ में क्लब कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है इन दोनों को साथ में लिख दिया, और नीचे एक्स, यहाँ इनसे मैंने एक्स एक्स एलसीएम ले लिया। देन अगेन मैंने इस चीज़ को इससे डिवाइड करा, और इसी टर्म को इससे भी डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये मिला, प्लस ये चीज़ मिली। देन यहाँ से मैंने क्या किया, ये माइनस जो था इसको कॉमन ले लिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉमन माइनस लोगे तो ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। और ये देखो ये एक्स ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/x बचेगा, ठीक है, 1/x बचेगा, और ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल होके आपको ये देंगे, तो आपके पास हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1/x। तो ये चीज़ क्या है, ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉट हाइपरबोलिक, तो आपको एन क्या मिल गया, एम आपको बेसिकली मिल गया एन म्यू के मल्टीपल में, एक पूरा एन म्यू था ना, आपको पता हो, अगर आपको याद हो तो इस पूरे के मल्टीपल में एक एन म्यू था, तो आपको क्या मिल गया, एन म्यू टाइम्स ये चीज़ क्या है, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1/x, ठीक है। तो इसको हम, ये कुछ नहीं होता, जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है इसको हम लेंजेविन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमको एन के मिला, एम इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू एल ऑफ एक्स, ठीक है। एल एक्स क्या होता है बोला मैंने, एल एक्स होता है आपका लेंजेविन फंक्शन, ठीक है। लेंजेविन फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो अपनी जो हमने प्रीवियसली एक क्वांटिटी अज्यूम की थी, आपको याद होगा, म्यू बी बाई के बी टी को हमने क्या माना था, को हमने एक्स माना था, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी बन जाता है हमारे डिस्कशन के लिए। दैट्स वन अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस assuming that mu by k b t equals to x, ठीक है। तो अगर आप y एक्सिस में एल एक्स ले और इस एक्सिस में x ले, तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है। खाली क्वांटिटेटिव ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ये नोट टू स्केल है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 स्टेप से वैल्यूज चलती हैं, और इस एक्सिस पर अगर आप देखेंगे तो 0.2 बुक्स में देख सकते हैं आप इस ग्राफ को, तो ठीक है। अभी खाली मैं क्वांटिटेटिवली डिस्कस कर रहा हूँ, इसको लेंजेविन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो एक्स के साथ आप ये देख रहे हैं इसका एल एक्स का ग्राफ, ठीक। अब होता क्या है, फॉर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, जब आपका एक्स जो कि आपने बोला था म्यू बी बाई के बी टी
वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हेन म्यू बी इज वेरी वेरी लेस देन के बी टी। तो इस लिमिट में क्या होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है पता है, ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है आपका नॉर्मल फील्ड स्ट्रेंथ, और इस कंडीशन का मतलब होता है नॉर्मल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, फिजिकल कंडीशन को जिसको ये करस्पॉन्ड करता है वो ये है, क्या है, नॉर्मल फील्ड स्ट्रेंथ और ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये है फिजिकल कंडीशन, ये फिजिकल कंडीशन को करस्पॉन्ड करता है ये म्यू बी इज वेरी वेरी लेस देन के बी टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो क्या होता है, ये जो एल एक्स, जो देखो पहले ये जो कर्व पे टेंजेंट हो गया ओरिजिन पे, वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ओरिजिन है कि एक्स इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू जो होती है एक्स इक्वल टू 3 की होती है। ठीक है, और अगर आप ये लिमिट, इस लिमिट पर देखें, दैट इज म्यू बी एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू, ये जो कर्व होता है ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, which is corresponds to the physical condition normal field strength and ordinary temperature, ये कर्व जो होता है ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन पे, और किससे कोइंसाइड करता है, ये कोइंसाइड करता है जो इसकी टेंजेंट होती है एज ओरिजिन, उसके साथ इंसाइड करता है। अब उसकी वैल्यू हमें पता होती है कि x/3 है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू x/3 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम m की जगह पे क्या रख सकते हैं, m की जगह पे हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास था n टाइम्स म्यू टाइम्स एल ऑफ एक्स। तो हमने क्या बोला, एल एक्स किसको करस्पॉन्ड करता है बोला था, हमने बोला कि एल एक्स करस्पॉन्ड करता है x/3 को एट फॉर दिस कंडीशन। ओके, दिस इज ट्रू फॉर ओनली दिस कंडीशन। एक्स की वैल्यू हमें पता है म्यू बी बाई के बी टी, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 एन म्यू टाइम्स एक्स की वैल्यू रख देता हूँ म्यू बी बाई के बी टी। इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/3 एन म्यू स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एन म्यू स्क्वायर बी बाई 3 के बी टी, ऐसे लिख सकते हैं उसको। ये हमें मिला। ठीक है, एम का वैल्यू। अब आपको पता है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जैसे कि हमने अपना मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो पर डिस्कस किया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो डिफाइंड होती है एज एम बाई एच। ठीक है, और एच आपको पता है, देखो रिलेशन क्या होता है, बी रिलेशन आपका होता है, बी इज इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट एच, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई म्यू नॉट। तो इस चीज़ को मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँ तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट ऊपर चले जाएगा, यानी कि म्यू नॉट एम बाई एच, म्यू नॉट एम बाई बी, सॉरी। ठीक है, एच की जगह पर हमने बी बाई म्यू नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपको मिला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एम की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से काई निकाल सकते हैं। तो काई फॉर पैरामैग्नेटिक आपके पास आया म्यू नॉट टाइम्स, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, म्यू नॉट टाइम्स बी इंटू एम की वैल्यू एन म्यू स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 3 के बी टी। फाइन, देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास काई ऑफ पैरा आएगा निकल के म्यू नॉट एन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बी टी को मैं के टी भी लिख सकता हूँ इन शॉर्ट। सो ये आपको दिखाता है ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको दिख रहा है के पैरा जो है फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/t के। ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर देखो पहले आप इसको कांस्टेंट मान लो टी के साथ जो अंदर टर्म है, तो काई पैरा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, p टाइम्स c by t, where what is c, this implies that c is equals to mu naught times n mu square divided by 3k। ये आपका क्यूरी कांस्टेंट है। ठीक है, और इस लॉ को आप क्या बोलते हैं, इस लॉ को आपको बोलते हैं क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो यही आपका क्यूरीज लॉ है। ओके, सो क्यूरी लॉ कब कब होल्ड करता है, कब ट्रू है, हमने क्या कंडीशन अज्यूम करी थी, हमने कंडीशन अज्यूम करी थी कि x is very very less, x is very very less than 1,
और यू कैन से म्यू बी इज वेरी वेरी लेस देन के बी टी। तो इस कंडीशन में केवल क्यूरी लॉ आपका होल्ड करता है, ठीक है, ये निकल के आया। और फॉर लार्ज लार्ज वैल्यूज एक्स क्या होगा, जब एक्स बड़ा होगा एक से तब क्या होगा, फॉर हाई फ्लक्स डेंसिटीज एंड लो टेम्परेचर्स, ये किसको करस्पॉन्ड करता है, ये सिचुएशन ये करस्पॉन्ड करता है हाई फ्लक्स डेंसिटीज एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, इस फिजिकल कंडीशन को करस्पॉन्ड करता है ये चीज़। इस कंडीशन पे क्या होता है, एलेक्स आपको अप्रोच करता है यूनिटी को, ठीक है, यूनिटी यानी कि 1 को अप्रोच करता है। सो एम आपका क्या था, एम की वैल्यू थी आपके पास ओरिजिनली एन म्यू टाइम्स ऑफ एल ऑफ एक्स। अब एल एक्स 1 हो जाएगा तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन टाइम्स म्यू, ठीक है, एन टाइम्स म्यू को हम क्या बोलते हैं, एम एस, ये होता है आपका सेचुरेशन, ठीक है, ये सेचुरेशन की कंडीशन है। सो यानी कि जब आपकी हाई फ्लक्स डेंसिटीज और टेम्परेचर लो होगा तो एल एक्स 1 को करस्पॉन्ड करेगा और ये आपको मिल जाएगा, ये एम एस को कहते हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कब अकर होता है, ये अकर होता है फॉर दिस थिंग, फॉर दिस कंडीशन। सो दो कंडीशन थे आपके पास, ये आपका केस 2 था, और जो पहले आपने कंडीशन मानी थी वो आपका केस 1 था, ठीक है, लेस वेरी वेरी लेस देन 1 वाला, ओके, this one, this one is your case 1, fine, so that's all for today, thank you very much for watching.